चलो स्टार्ट करते हैं। आईपीसी, मैं आप लोगों को ओल्ड आईपीसी की तरफ लेके जाती हूँ, न्यू आईपीसी की तरफ भी ले जाऊंगी। डू नॉट वरी। लेट्स स्टार्ट विथ मेंस रिया। अब मेंस रिया क्या है, मेंस रिया का पर्पस क्या है? क्योंकि हमें अगर मेंस रिया के बारे में नहीं पता तो हम लोगों को समझेगा ही नहीं कि आईपीसी में हम लोगों को पढ़ना कैसा है। ठीक है, मेंस रिया और गिल्टी इंटेंशन। पहले तो मेंस रिया क्या होता है और गिल्टी इंटेंशन क्या होता है, ये सेकेंड एलिमेंट है। जो कि जो फेमस मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट रीम निसी मेंसिट रिया, ये आप लोगों को आईपीसी का मूल मंत्र है। ये आईपीसी की बिगनिंग है, आईपीसी की स्टार्ट है। इसका मतलब क्या होता है? द गिल्टी इंटेंशन, द गिल्टी एक्ट। एक तो इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्या था, आपने ऐसा कौन सा कार्यक्रम किया जिसे हम एक्ट कह रहे हैं। टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, मिल के क्राइम बनता है। ठीक है, इट कम्स फ्रॉम द मैक्सिम दैट नो पर्सन कैन बी पनिश्ड in a proceeding of a criminal nature unless it can be shown that he had a guilty mind। जब तक उस बंदे को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, जब तक ये दिखाई नहीं देगा कि उसका जो माइंड था वो गिल्टी था, देयर कैन बी नो क्राइम, ऐसा क्राइम नहीं हो सकता। ऐसा जब तक वो नेचर नहीं है, विदाउट द मेंस रिया और इविल माइंड। जहां पर मेंस रिया नहीं है, गिल्टी माइंड नहीं है, तो ये मेंस रिया को कोई जन्म देने वाली बात ही नहीं है। देयर कैन बी नो क्राइम, तब तक कोई क्राइम नहीं हो सकता जब तक ऐसा नेचर न हो। बिना मेंस रिया के या बिना इविल माइंड के तब तक कोई भी क्राइम नहीं होता है। ठीक है, ये मैक्सिम जो है, जो मैंने आपको इतना पढ़ के सुनाया, एक्टिस नॉन फेसिट रीम निसी मेंसिट रिया, ये कहां से ली गई है, इसका जन्म कहां से हुआ, ये कहां से आई है? तो मैक्सिम को बोरो किया गया है फ्रॉम अ मॉरल थियोलॉजी। ठीक है, बाय लॉर्ड एडवर्ड कोक। उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, कॉमन लॉ ऑफ क्राइम्स को लेके आए, एंड सिंस देन उसको यूनिफॉर्मली कॉमन लॉ केस में यूज किया जाता है। यानी कि ये एक आप लोगों के लिए समझने वाली बात है कि ये एक्ट कहां से आई है, ये मैक्सिम किसने लिखी है, क्यों लिया गया है, मेंस रिया को ही ये क्यों कनेक्ट करता है। तो देखो, एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया, हमने मेंस रिया पढ़ा है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया जो है इन इंग्लैंड, उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन, दिस डॉक्ट्रिन इज स्टैट्यूटरी ऑफेंस इन इंग्लैंड। ये जो ऑफेंस है, ये एक ऐसा ऑफेंस है जो इंग्लैंड में इनको 1946 में इस तरीके का मेंस रिया को लेके आया गया, जैसे हम गिल्टी माइंड गिल्टी माइंड गिल्टी माइंड पढ़ते आए हुए हैं। अब आर वर्सेस प्रिंस जो 1875 का केस है, ठीक है, उसमें क्या था, द डिफेंडेंट वाज कन्विक्टेड ऑफ टेकिंग एन अनमैरिड गर्ल ऑफ 16 years of age। 16 साल की बच्ची जो थी, उसको उस बंदे ने अपने पोजेशन में ले लिया था, यानी अपने साथ ले गया था उसके फादर की बिना मर्जी के। आजकल तो लड़कियों को भगाना तो ये भी आम बात है, ये भी आम बात है ना, बिना इसके भगा लेते हो, आपको तो पता है कि अभी क्या करना है। तो सेक्शन 55 में ये जो ऑफेंसेस थे अगेंस्ट द पर्सन 1861 में, इट वाज एन ऑफेंस, यानी कि उस समय ये ऑफेंस था कि 16 साल की लड़की को बिना उसके फादर के परमिशन के अगर आप उसके घर से या किसी से भी उसके पोजीशन से उसको भगाते हो तो वो क्या है, ऑफेंस है। तो इस केस में द गर्ल herself told the prince that she was 18। अभी लड़के को उसने बोला भाई मैं 18 साल की हूँ। ठीक है, एंड शी ऑल्सो फिजिकली अपियर, यानी देखो आज अगर आप किसी भी लड़की को देखते हो तो आपको समझ में आता है ना कि वो 17 साल की है, 14 साल की कली है, समझ में आती है ये बात। तो उसकी फिजिकल बॉडी से उसको लगा कि ये तो 18 साल की है, और उस लड़की ने मैं उससे ऐसे कहा कि मैं तो 18 साल की हूँ। और तब थोड़ी ऐसे बोला जाता था, अरे तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तो मुझे डेथ सर्टिफिकेट क्या बर्थ सर्टिफिकेट दे, फिर ये दे फिर वो दे। नहीं ना, ऐसा नहीं होता था, है ना।
तो जूरी ने ये बात को लेकर ऐसे बोला कि जूरी फाउंड एन अपॉन एविडेंस दैट द गर्ल वेंट टू द प्रिंस विलिंगली। अब जैसे कि रेप में हम लोग क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं सर, लव एंड अफेयर था, ठीक है, तो ये तो लॉ है जो बहुत पुराना है, तब से चले आ रहा है। तो एविडेंस में उसने कहा कि जो लड़की थी वो अपनी स्व इच्छा से वो प्रिंस के पास गई थी, और उसने भी ये बिलीव किया था कि जो लड़की है वो 18 साल की एज है। और देखो ये बिलीव करना कोई बड़ी बात नहीं थी, तो उसको आर्ग्यू किया गया प्रिंस के बिहाफ पर, उनके लॉयर ने। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया को दिखाया गया और अप्लाई किया गया कि सेक्शन 55 ही शुड नॉट बी कन्विक्टेड, क्योंकि उसका इंटेंशन ही नहीं था ना ऑफेंस करने का। लड़की उसको खुद ही बोली मैं 18 साल की हूं, है ना, उसने ऐसे बोला, उसकी फिजिक भी जो थी, उसकी बॉडी जो थी वो भी बोल रही थी भाई ये 18 साल की है, और वो खुद से उसके पास गई थी, ठीक है। तो ये सेक्शन 55 को इस तरीके से अप्लाई किया गया कि यहाँ पर कैसे माना जाए कि लड़के ने ऑफेंस किया है। लड़के ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? उसका कोई ऑफेंस करने का इरादा ही नहीं, उसको कोई इंटेंशन ही नहीं था, उसको कोई इंटेंशन ही नहीं था, है ना। चलो, उसमें देखो, ओनली जे ब्रेड एक्सेप्टेड द आर्ग्यूमेंट एंड हेल्ड दैट प्रिंस वाज नॉट गिल्टी, क्योंकि उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था क्राइम करने का या ऑफेंस करने का। तो जे ब्रिमवेल ने क्या कहा, ऑफेंसेस उन्होंने डिस्टिंग्विश किया, किसमें, ऑफेंसेस विच आर महिम इन से बोथ लीगल और मॉरल। मैं आपको शुरू करने से पहले ही आपको बता दिया था कि भाई लीगल रॉन्ग क्या होता है और मॉरल रॉन्ग क्या होता है, ये दोनों बातें मैं आपको शुरुआत से बता के आई थी। तो ऑफेंसेस जो होते हैं वो मेंस रिया जो है उसको प्रिज्यूम किया जाएगा, उसको स्पेसिफिकली प्रूफ करने की जरूरत नहीं है बाय द प्रोसिक्यूशन। मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रोसिक्यूशन कौन होता है। आईपीसी स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो व्हाट इज अ प्रोसिक्यूशन। पहले तो सारा का सारा बर्डन प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, कंप्लेनेंट जो क्या कर रहा है, आपके ऊपर केस कर रहा है। अगर केस कर रहा है तो ये उसकी होनी चाहिए कि उसको केस प्रूव करना पड़ेगा। सिंस देन आप देखोगे कि प्रिंस हैज कमिटेड एन इमोरल एक्ट। देखो मॉरली तो इट्स रॉन्ग ना, किसी की लड़की घर से भगा के लेके जाना ये इमोरल एक्ट है ना। समाज में लोग क्या कहेंगे, इन टेकिंग अवे अनमैरिड गर्ल मींस, इसका मतलब क्या है, मेंस रिया सेक्शन 55 ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो गिल्टी था ऑफेंस को लेकर। बट अब देखो यहां पर जजेस ने क्या कहा, जजेस ने अपना व्यू दिया, अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस किया कि सिंस द लेजिस्लेचर यानी कि कानून हमको क्या कहता है कि पनिशमेंट जो है इन रिस्पेक्ट टू द मेंस रिया अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, अगर हम सेक्शन की लैंग्वेज was guilty and the doctrine of mens rea shall not be applied in this case। ठीक है, ये डॉक्ट्रीन को इस तरीके से अप्लाई किया गया था। अब गिल्टी माइंड, गिल्टी इंटेंशन आपको ये केस से बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सिंपल केस है, इसमें मैंने कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इस कोर्ट में यहां पर डिसीजन दिया कि कोर्ट ने क्या कहा कि स्टैच्यूट डज नॉट स्पेसिफिकली, यानी कि जो कानून है वो स्पेसिफिकली मेंसेट्रिया के बारे में आपको गिल्टी माइंड के लिए नहीं बोल रहा है। उसमें क्या है कि डिफेंडेंट इज गिल्टी बिकॉज ही न्यू हिज एक्ट वाज रॉन्ग। वो गिल्टी है क्योंकि उसको पता था कि वो गलत काम कर रहा है, किसी की लड़की को उठा के भगा के लेके जाना, उसकी उम्र, उसको ये समझना कि वो 18 साल की है, तो दैट इज रॉन्ग। तो इस केस में उसको क्रिटिसाइज किया गया। मेनी ऑथर्स, जो बहुत सारे ऑथर्स थे, उन्होंने उनको उनका बहिष्कार किया इस बात को लेकर, इंक्लूडिंग रसल एंड अनसैटिस्फैक्टरी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। यानी इसके ऊपर इन्होंने काफी सारी ये की, तो इसके ऊपर ही ये केस आया था आर वर्सेस टोल्सन का। वो केस हमने देखा, अब ये केस है आर वर्सेस टोल्सन का, जो कि 1889 का केस है।
ठीक है। मार्था एंड टोल्सन वॉज मैरिड टू अ केली टोल्सन इन 1880। मार्था जो है वो मैरिड थी किससे? केली टोल्सन से 1880 एंड 1881 में। उसने क्या किया? ही लेफ्ट फॉर अमेरिका। शी एंड हर फादर मेड द इंक्वायरीज अबाउट, अब वो मिल नहीं रहा था तो उसके फादर ने क्या किया? उसकी इंक्वायरीज निकाली और उसके एल्डर ब्रदर ने ये कहा कि जनरली ये पता चला है कि टोल्सन जब शिप में था उसकी जान चली गई है। ठीक है, इन द शिप बाउंड फॉर अमेरिका। फिर इन जनवरी 1887 में क्या होता है ना, टोल्सन जो था उसको हर्सेल्फ टू बी अ विडो, मतलब उस अभी देखो वो मर गया तो मिसेस टोल्सन क्या हो गई? उसकी विधवा हो गई, है ना, क्योंकि वो मर गया। उसने क्या किया? किसी दूसरे आदमी के साथ शादी कर ली। अब देखो ऑफ कोर्स है, तो ऑल दीज फैक्ट्स वर नोन टू द सेकंड हस्बैंड। सेकंड हस्बैंड को इस बारे में पता था कि भाई उसका शिप पे उसका हस्बैंड गया था, वो वहां से मिला ही नहीं, उसने अपने आप को विधवा मान लिया, क्योंकि लॉ तो यही बोलता है 7 साल तक अगर कोई सुनाई नहीं दे, दिखाई नहीं दे तो बस मर गया। तो सेकेंड मैरिज वॉज नॉट सीक्रेट वन, यानी कि दूसरी शादी जो थी वो सीक्रेटफुली नहीं की गई। ठीक है। फिर कैली एंड टोल्सन वो जिंदा निकला और वो रिटर्न आया अमेरिका इन दिसंबर 1887 में। तो टोल्सन वाज देन चार्ज फॉर द ऑफेंस कमिटिंग अ बाइगमी, यानी टोल्सन को बाद में इसके लिए क्या किया? उस ऑफेंस के लिए उसको चार्ज किया गया। ठीक है, अंडर सेक्शन 55 जो हम पढ़ते आ रहे सुनते आ रहे हो, ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट 1861 के अंदर, वो पनिश होना चाहिए हु शैल मैरी एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द फॉर्मर हस्बैंड और वाइफ, यानी कि कोई भी शादी जिंदा, मतलब देखो ये तो उसने प्रिज्यूम कर दिया ना कि मेरा पति शिप पे मर गया, और उसके एल्डर ब्रदर ने भी उससे ये कहा कि भाई वो मर गया है, वो है नहीं। समझ रहे हो? तो ये जब ट्रायल चला तो इसमें क्या हुआ? तो कोर्ट ने यहाँ पर एक डायरेक्शन दी। ठीक है, क्या डायरेक्शन? अब बिलीव इन गुड फेथ, क्योंकि गुड फेथ में जो चीज की जाती है ना, देखो ऑन अ रीजनेबल ग्राउंड दैट आवर हस्बैंड वाज डेड, यानी कि उसको लगा उसका पति मर चुका है, ये डिफेंस नहीं लिया जा सकता इन द चार्ज ऑफ बाइगमी। तो जूरी फाउंड दैट हर गिल्टी, यानी कि जजेस को क्या लगा कि वो तो गिल्टी है इस बात को लेकर, और जजेस ने क्या किया? उसको सेंटेंस किया, 1 डे का इम्प्रिजनमेंट दिया, 1 डे का इम्प्रिजनमेंट दिया। फिर अक्यूज ने अपील किया इसको लेकर। ठीक है, जब अपील करने के बाद में जजेस ने देखा कि जूरी गलत है, इस बात में जजेस रॉन्ग है, तो जो क्वेश्चन इन्वॉल्व था मेंस रिया को लेकर, कोर्ट ने क्या किया? उस अपील को कॉश कर दिया, है ना, कॉश कर दिया, खत्म कर दिया, सेटिसाइड कर दिया। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? कोर्ट बाय मेजोरिटी ऑफ 9-5 जजेस यहाँ पर बैठे थे और उन्होंने बोनाफाइडली इस बात को बिलीव किया कि देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड कि जब डेथ हुई है हस्बैंड की और उसके बाद में उसने सेकंड मैरिज की है, तो उसका ये गुड डिफेंस था टू द चार्ज ऑफ बाइगमी। तो जे केन्स जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया है shall apply to the statutory offense as well unless excluded expressly by a necessary implication। तो देखो यहाँ पर आर वर्सेस प्रिंस को लेकर उन्होंने क्या कहा था कि मेंस रिया was not applied, और टोल्सन में क्या कहा इन्होंने? अप्लाइड। तो कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी एक जज हाँ बोल रहा है दूसरा जज ना बोल रहा है, तो उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस थे जिन्होंने उन्होंने उनके ऊपर डिस्कस किया और बहुत सारी चीजें हुई, जहां पर श्रेयास वर्सेस रुत्सन का केस था, विंसर कॉर्पोरेशन स्वीट वर्सेस पार्सले का केस था। तो जहां पर इन द ईयर 1936 कोर्ट ने क्या कहा? जनरली रिफ्यूज किया कि क्रिमिनल इंटेंशन एक स्टैट्यूटरी ऑफेंस है। जो प्रोफेसर स्टैली बीस थे उन्होंने क्या किया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया है एक स्टैट्यूटरी ऑफेंस है, क्योंकि हमने इससे पहले देखा इंग्लैंड में कौन से ईयर में उन्होंने क्या किया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया वाज रिस्टोर्ड, उसको रिस्टोर किया गया बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन 1946 इन द ब्रेड वर्सेस वुड का केस था। अभी देखो वहां पे ब्रेड वर्सेस वुड के केस में क्या है, हम मेंस रिया को इन डिटेल एंड डेप्थ समझने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, it was held that the court should always bear in the mind that unless the statute expressly or by necessary implication mens rea as an constitute part of crime,
नो पर्सन शुड बी फाउंड गिल्टी, तब तक उस पर्सन को गिल्टी नहीं माना जाएगा अनलेस उसके जो माइंड है वो गिल्टी है, भाई हाँ मेरे से हुआ है। तो कोर्ट ने इस ऑब्जर्वेशन को मान्यता दी, अप्रूव किया। केन वर्सेस केस में, आर वर्सेस टोल्सन के केस, केन जो थे हमारे जज, और सिंस देन इन्होंने ये कहा कि स्टैट्यूटरी ऑफेंस जो है, डॉक्ट्रीन ऑफ मेंस रिया हैज बीन अप्लाइड। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया इस केस को यूपी वर्सेस हरि प्रसाद राव के केस में। एंड सिंस देन बहुत सारे केसेस थे जिन्होंने ये डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया को इनकॉर्पोरेट किया, लेकिन इसके दो वेज है। कौन से दो वेज है देखो आप। केयर हैज टू बी टेकन, केयर लेनी पड़ेगी इन डिफाइनिंग द ऑफेंसेस, क्योंकि हम जो इंटरप्रिटेट करते हैं ना लॉ को, उस तरीके से होना चाहिए जो हम लोग नेसेसरी क्रिमिनल इंटेंशन क्या है, ठीक है, उसको डिफाइन कैसे किया गया है। इट हैज डन बाय यूजिंग द वर्ड, अभी यहाँ पर है ना आप लोगों को वर्ड्स बता दिया, मेंसरिया पकड़ना है ना, ये वर्ड्स को पकड़ो। इंटेंशनली, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडियंटली, वॉलेंटरीली, अब ये सारे सारे वर्ड्स भी मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली ये वर्ड्स भी क्या बोलते हैं। दिस वॉज नॉट डन इन द डेफिनेशन इन इंग्लिश लॉ। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आर वर्सेस प्रिंस के केस को लेकर जो हमने डिस्कस किया, ब्रेंड वर्सेस वुड को लेकर। तो इस सर्टन सेक्शंस में जब इन्होंने डिफाइन किया था मेंस रिया को, हैव नॉट बीन गिवन द नेचर ऑफ ऑफेंसेस को, नेचर ऑफ ऑफेंसेस कैसे किया गया इस केस के अंदर, दैट नो इनोसेंट पर्सन कैन कमिट देम, कोई भी इनोसेंट पर्सन नहीं कर सकता है। जैसे वेजिंग वॉर को लेकर, अभी न्यू लॉज में वेजिंग वॉर को लेकर पूरा ही पलटवार कर दिया है ना। तो मेंसरी वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है। तो चैप्टर नंबर 4 आप लोग पढ़ोगे, सेक्शन 76 से लेके 106 तक, जो कि आपको जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बताएगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्सीडेंट, इन्फेंसी, इंसेनिटी, इंसॉक्सिकेशन, कंपनसेशन, कंसेंट क्या होता है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या होता है। यानी शुरुआत तो यहाँ से होनी चाहिए एक्चुअली, अगर हम लोगों को रियलिटी में जाना है तो। और विक्की, मैसेज आ रहा है, एंट्री प्लीज, उस्मा को एंट्री दो भाई। ठीक है, मिस्टर एमसी सैटलवर्ड इन दिस बुक कॉमन लॉ ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर मॉडिफिकेशन की जरूरत है, कि कॉमन लॉ जो आईपीसी में मैक्यूले ने बनाया है और उसके कलीग्स ने बनाया है, तो यहाँ पर इसीलिए तो अमित शाह पूरा चेंज करने की कर रहा है ना। ये भोपाल केस ट्रेजेडी का केस है, आप लोगों को पता ही होगा कि मेजर गैस लीक के बारे में। उस्मा माइक ऑन करो, भोपाल गैस के ट्रेजेडी के केस के बारे में बताओ क्या हुआ यस था। मैम। भोपाल गैस ट्रेजेडी मैम 1984 के भोपाल केस गैस को लेके। ट्रेजेडी। यस बोलो मैम, बोलो बोलो। इसमें ये हुआ था कि गैस थाउजेंड्स ऑफ लीक लोग मर गए थे। हो गया हाँ, था इसमें कंपनी में, और उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, तो उनके कंपनसेशन के लिए ये केस हुआ था। करेक्ट, उनके कंपनसेशन को लेकर यहाँ पे केस हुआ था। तो स्ट्रिक्टली उन्होंने क्या किया, विदाउट रिक्वायरिंग मेंस रिया एंड कमीशन ऑफ ऑफेंस दे कैन क्रिएट। तो ये लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इफेक्ट हो रहे थे इस केस में। तो देयर वाज अ मेजर गैस लीक इन एमआईडीसी फॉर यूनियन कैबिनेट फैक्ट्री थी, जो कि भोपाल में थी। लोग मर गए, सफर कर रहे थे। तो उसका क्या नतीजा निकला ना, कि जो, किसका मैसेज है कि ज्वाइन नहीं हो रहा है, एक मिनट यार। विक्की देखो किसका ज्वाइन नहीं हो रहा है, काफी सारे लोगों का ज्वाइन नहीं आ रहा है, मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं। विक्की, आपका ध्यान नहीं है क्या? चलो, hence it is in the interest of larger good that there are laws which lay down the मैम standard and regulate the डिस्कनेक्ट होके function। अपने आप ज्वाइन हो रहा है। क्या हो रहा है? मैम बार बार डिस्कनेक्ट होके अपने आप ही ज्वाइन हो रहा है। शायद ऐसे हो सकता है, मेरा हो रहा है। और आज नहीं, काफी दिनों से ऐसे हो रहा है। एक्चुअली ना, या तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ से आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फिर नहीं होगा शायद। तो चलो,
नथुलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच, जॉर्ज एंड श्रीनिवास बॉल, बेरोइला वर्सेस एम्परर 1947 का केस है। इस केसेस में ये डिसीजन दिया गया कि श्रेयास वर्सेस डी रुटसन 1895 में अप्रूव कर दिया गया कि मेंस रिया एक असेंशियल इंग्रेडिएंट है। खाना बनाने जाते हो, कोई इंग्रेडिएंट मिस हुआ तो अच्छा बनता है क्या यार? बिल्कुल नहीं बनता। तो मेंस रिया को भी असेंशियल इंग्रेडिएंट माना गया कि क्रिमिनल ऑफेंसेस अनलेस द स्टैच्यू एक्सप्रेसली, या वहां से ऐसी कोई बात होती है कि एक्सक्लूड किया गया है, द मियर फैक्ट दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैच्यू इज टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटीज। उनका क्या ये कहना था कि वेलफेयर एक्टिविटीज को प्रमोट करेंगे। और जो सोशल इविल है, जहां पर आप देखेंगे ना कि जो भी क्वेश्चन आता है, वेदर जहां पर एलिमेंट्स आते हैं, देखो आप लोगों को ना एलिमेंट्स भी समझने पड़ेंगे, जो कि इंग्रेडिएंट्स भी आपको समझने पड़ेंगे। तो मेंस रिया बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन एक्सक्लूडेड फ्रॉम अ स्टैच्यू, वेर एब्सोल्युटली उन्होंने क्लियर कर लिया कि जो इस मेंस रिया को इम्प्लीमेंट किया गया था, उनका ऑब्जेक्ट ये था कि जो स्टैच्यू को अदरवाइज डिफीट हो जाएगा। यानी तो फिर ऐसे हो जाएगा ना कि किसी को सजा मिलेगी ही नहीं, है ना, जब तक समझ में नहीं आता है। देखो अगर समझो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक एफआईआर होती है ना। पहले तो शुरुआत तो यहाँ से ही होती है, ये मेंस रिया, गिल्टी माइंड, ये तो सब बात की बात है ना। एफआईआर कौन से सेक्शन में आती है आप लोगों को पता है? आप में से किसी को पता है कि एफआईआर कौन से सेक्शन में आती है? 154। 154 में एफआईआर लिखा है क्या लेकिन? मैम वैसे ऐसा जिससे एफआईआर तो पूरे सीआरपीसी में कहीं नहीं लिखा, तो लेकिन 154 को हम मानते हैं कि एफआईआर है। मानते हैं, लेकिन आप मुझे बताओ ना ऐसा कौन सा सेक्शन है जो 154 छोड़ के जो एफआईआर के बारे में ऐसे डायरेक्टली लिखा है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो मैम ऐसा तो कुछ नहीं है। हम्म, फर्स्ट किसी को इंफॉर्मेशन पता है? रिपोर्ट ऐसा किसी भी पूरे सीआरपीसी में कहीं नहीं लिखा। नहीं, तुमने मुझसे पढ़ी है इसके लिए बोल रही हो या खुद पढ़ा है इसलिए बोल रही हो? मैम नहीं चलो, लिखा। ओके, चलो। मेंस रिया को लेकर अब एक्टिस, अभी यहाँ पर कैसे आएगा देखो आप, मेंसेट रिया जो हम लोगों ने वो पढ़ा। हाँ, मनोज पंडित जी बोल रहे सेक्शन नंबर 211। कौन सा सेक्शन नंबर 211? मनोज जी प्लीज ऑन योर माइक। सेक्शन 211। सेक्शन 211 आईपीसी आपको एफआईआर के बारे में बताता है? चलो, एक्टर्स मी इनिविशियो फैक्टर्स नॉन एसेटमैन एक्टर्स, act done by me against my will is not my own act। अब इसका मतलब क्या होता है? act done by me, जो मैंने किया है अगेंस्ट मेरी इच्छा के, is not my own, मेरी एक्ट मैंने नहीं की। तो एक्टर्स रीज गिल्टी एक्टर्स का मतलब क्या है? फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम के बारे में बताया है कि अक्यूज नीड्स टू हैव डन समथिंग, अक्यूज को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो कि टू डू समथिंग, ऐसा कुछ करना जिसकी रिजल्ट क्या निकलती है? इंजुरी टू दी कंप्लेनेंट, या किसी विक्टिम को रेप होता है इंजुरी हुई, मर्डर होता है इंजुरी हुई, एक्सीडेंट होता है इंजुरी हुई। तो ये जो गिल्टी एक्ट है, गिल्टी इंटेंशन है, एंड एक्ट विल नॉट ओनली बी द क्राइम इफ बोथ द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो हम लोगों को ये तो पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट एक्ट होगा, कौन सा एलिमेंट गिल्टी होगा, कौन सा एलिमेंट क्राइम होगा। तो ये जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्टी इंटेंशन ऑफ पर्सन लीड्स टू एन एक्ट इन अकॉर्डिंग्स टू इट, हेंस इट टर्न्स टू इनटू अ क्राइम। यानी कि जो गिल्टी इंटेंशन है, आपको मैंने मेंसरिया गिल्टी इंटेंशन के बारे में अभी बताया, हमने केस लॉस भी डिस्कस किए, जो कि एक्ट बनता है और वो टर्न होता है क्राइम में।
क्या होगा? पहले गिल्टी इंटेंशन होगा, उसके बाद क्या होगा? वो पर्सन उस घटना को अंजाम देगा, उसके बाद क्या होगा? वो क्राइम होगा। समझा? अब देखते हैं इंजुरी और हार्म क्या होता है। पर्टिकुलर क्राइम में जब जरूरी होता है इंजरी टू अकर, देखो इंजरी नहीं तो क्राइम कैसा? आफ्टर हैविंग अ गिल्टी माइंड, दिमाग जो आपका बोल रहा है मेंसेट्रिया मेंसेट्रिया मेंसेट्रिया, एंड डूइंग अ गिल्टी एक्ट, ऐसा कोई गलत काम करना, और इंजरी वहां पे नहीं हुई, तो उसका क्राइम को कंसिडर ही नहीं किया जाएगा ना। तो यहां पर आप देखेंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है। इस केसेस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्लॉज को लाया गया, जहां पर मेंस रिया को मैटर नहीं किया जाता है। यहां पर क्या आता है? एक्टस रीज अलोन को लिया जाता है। कैसे? सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश, यानी कि वो काफी है ये जानने के लिए गिल्ट है या नहीं, टू ऑब्टेन अ कन्विक्शन, सजा लेने के लिए फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, जो कि कोर्ट सजा देने के लिए कॉम्पिटेंट है, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, जो वो सजा देने के लिए एकदम सक्षम कोर्ट है। ठीक है, यहां पर आपने क्या देखा? देखो फिर से मैं यहां पे लेके चल रही हूँ, इंजरी और हार्म। आप लोगों को इंजरी और हार्म, जब कोई पर्टिकुलर क्राइम, ध्यान से सुनो, दिमाग से नहीं, एकदम समझने की कोशिश करो। फॉर अ पर्टिकुलर क्राइम टू टेक प्लेस, ये जरूरी है इंजुरी होनी चाहिए, ये जरूरी है इंजुरी होनी चाहिए। आफ्टर हैविंग गिल्टी माइंड, ठीक है, आफ्टर हैविंग, तुमको पता है तुमको क्राइम करने का है, आफ्टर हैविंग गिल्टी माइंड एंड डूइंग द गिल्टी एक्ट, ऐसा गलत काम करना। इफ द इंजुरी डज नॉट अकर, कुछ नहीं हुआ, इफ द इंजुरी डज नॉट अकर, अगर इंजुरी नहीं हुई, तो वो क्राइम कैसा? वो क्राइम क्राइम ही नहीं रहेगा। ठीक है, उसको क्राइम को कंसिडर नहीं किया जाएगा कि आपने वो क्राइम कमिट किया है। ठीक है, ठीक है यार, कोई हाँ यस ही नहीं बोल मैम। रहा है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि यस आपको मैम। समझ आ रही है। अब मैम आ रहा है यहाँ पर समझ में। 4 असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं क्राइम के। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्राइम कमिट किया गया है बाय अ ह्यूमन बीइंग, मैंने आप लोगों को ह्यूमन बीइंग बताया था कि कौन कौन ह्यूमन बीइंग में आता है, कैटेगरी भी बताई थी। ठीक है, देयर मस्ट बी हर्ट, हर्ट होना चाहिए, इंजरी होनी चाहिए, किसको? दूसरे को। ठीक है, ये दूसरा क्राइम का असेंशियल इंग्रीडिएंट है। अब तीसरा, देयर मस्ट एक्टर्स रीज होनी चाहिए, हमने अब देखा क्या होता है। ठीक है, देयर मस्ट बी मेंस रिया टू कमिट द क्राइम विद सर्टेन एक्सेप्शंस। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और पब्लिक न्यूसेंस को एक्सेप्शंस के अंदर लिया गया है, कि जब मेंस रिया को कमिट करने का क्राइम बोला गया है, तो उसमें भी तो एक्सेप्शंस आएंगे जो अभी हमने देखे, है ना, जो मैंने आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में बताया। तो क्या स्टेजेस होते हैं क्राइम के आईपीसी के अंदर? कैसे समझे कि क्राइम हुआ है? पहले इंटेंशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा तीसरा क्या है? अटेम्प्ट, चौथा क्या है? कमीशन। आप बोलेंगे इसका मतलब क्या है? इंटेंशन टू कमिट क्राइम, मतलब हमारा इंटेंशन होगा तभी तो क्राइम हुआ है। प्रिपरेशन का मतलब क्या है? हमने प्रिपरेशन की होगी, क्राइम करने का है, अटेम्प्ट किया होगा, उसका कमीशन हुआ होगा। तो ये सारी चीजों का मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। तो व्हाट डू मीन बाय इंटेंशन? इंटेंशन कैसा इंटेंशन? इंटेंशन होता क्या है? इंटेंशन एक फर्स्ट और इनिशियल स्टेज होता है। ठीक है, पहला पड़ाव। ठीक है, इन द कमीशन ऑफ क्राइम एंड दिस स्टेज हैज नॉट बीन पेनलाइज, कहां पर भी ये बोला नहीं गया है, पेनलाइज नहीं किया है अंडर आईपीसी। यानी कि आपका इंटेंशन था, मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि आज है ना मैं किसका खून करूंगी, तो उसको पेनलाइज कैसे किया जाएगा? तो लॉर्ड कैनिस ने यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन बता के हमको बहुत एग्जाम्पल अच्छे से बताया। वेरी गुड एग्जाम्पल हमको यहाँ पे बता रहा है। अ पर्सन पिक्स अप अ अम्ब्रेला, ठीक है, ये तो मेरी बचपन की यादें हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल को बहुत ये लिया है। अ पर्सन पिक्स अप अ अम्ब्रेला विथ एन इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग इट, चोरी करने के हिसाब से,
एन अम्ब्रेला फ्रॉम अ क्लब स्टैंड, एक क्लब स्टैंड से उसने ये तय कर लिया था कि आज तो मैं ये अम्ब्रेला चोरी करके रहूंगा. बट when he comes home and he sees it, the umbrella turns out to be his own. जैसे ही वो घर पे आया, उसने देखा अरे ये तो मेरी खुद की अम्ब्रेला है जिसको मैं चोरी करके आ रहा हूँ. तो इस सिचुएशन में क्रिमिनल लाइबिलिटी कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द पर्सन. क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी लगाओगे? क्या चोरी का केस बनेगा? ऑल्दो उसका इंटेंशन तो था ना अम्ब्रेला चोरी करने का. द रीजन इज दैट, ये रीजन ये है कि इट वॉज ओनली द क्रिमिनल आइडिया. खाली मैंने आइडिया सोची थी कि मैं उस अम्ब्रेला को चोरी करके रहूंगी. तो मेंस रिया कहां से आया? विच डज नॉट फॉल, वो उस कैटेगरी में आएगा ही नहीं. उस कैटेगरी के एक्ट में आएगा क्या? क्यों? बिकॉज इट डज नॉट रिजल्ट इनटू एन एक्ट, तो हुआ ही नहीं. देयरफॉर इस इंटेंशन को पनिशेबल नहीं है अंटिल वो इंटेंशन जो है वो कन्वर्ट होती है उस एक्ट में. हाँ, मेरी अम्ब्रेला चोरी करके गया होता तो चोरी हुई, उसने खुद की हाँ इंटेंशन था, लेकिन कैसा इंटेंशन? खुद की अम्ब्रेला खुद ही चोरी करके घर में आके पता चला अरे ये तो मैं अपनी अम्ब्रेला ही चोरी करके लेके आया हूं. तो क्या इसको लेकर क्या कुछ उसको पनिशमेंट मिलेगी या एफआईआर बनेगी या उसके ऊपर केस बनेगा? हाँ, ऐसे होगा क्या? नहीं ना. नहीं मैम. तो एक्सेस रीज इज अ फिजिकल एक्ट. ये क्या है? फिजिकल एक्ट है. क्या? विच अ पर्सन डज, जो एक पर्सन करता है. एंड मेंस रिया क्या है? गिल्टी माइंड. गिल्टी माइंड विच with which a crime is committed. So the intent and the act both must concur to constitute, यानी कि ये दोनों मिला के क्राइम होगा. दोनों मिला के क्राइम होगा. स्टोरी की खुद की किसी और की नहीं की. ठीक है, चलो अब प्रिपरेशन देखेंगे. ठीक है, अब हमने इंटेंशन देख लिया, अब प्रिपरेशन देखेंगे. प्रिपरेशन टू कमिट क्राइम, ये कौन सा क्राइम का स्टेज है? सेकेंड क्राइम. हमने पहला पड़ाव देखा, अब दूसरा पड़ाव. कि इसको जब हम प्रिपरेशन को बात करेंगे, इस स्टेज में पर्सन क्या करता है? प्रिपेयर्स और डज एनी एक्ट. है ना? क्या हुआ इस स्टेज में? दैट अ पर्सन, एक बंदा क्या करता है? प्रिपरेशन कर रहा है या कुछ ऐसी एक्ट करता है विथ एन हेल्प, विथ विल हेल्प इन कमिटिंग अ क्रिमिनल एक्ट. यानी कि उसको मदद करने के लिए कि भाई अभी मुझे ऐसा कोई एक्ट करना है, ऐसा कोई कार्य करना है, तो इट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड. वो दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि दैट द क्रिमिनल एक्ट हैज नॉट बीन कमिटेड येट, देयरफॉर द स्टेज इज नॉट. अगर क्रिमिनल एक्ट नहीं हुआ है तो उसको भी पनिशमेंट नहीं है. उसको लेकर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. 8 थिंग्स ऑफ किलिंग अ पर्सन. एक बंदा है, वो सोच रहा है आज तो इसको मार के रहूंगा. ही बाइज अ पिस्टल. ठीक है, बाइज एट अ रेलवे टिकट. क्या लिया उसने? उसके बाद क्या लिया? रेलवे टिकट लिया. टू गो टू द प्लेस वेयर द मर्डर इज टू बी डन, उस जगह पे जाने के लिए जहां पर उसको मर्डर करने का है. ठीक है, सिंस ही डिड नॉट क्रॉस द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, thus he will not be considered as a criminal. अब एक सेकेंड, आपका ये खत्म होने वाला है. आप सब लोग जूम मीटिंग को फिर से एंट्री करोगे, मैं आप लोगों को ये खत्म करूंगी आज. ठीक है, एंड हो जाएगा, मीटिंग एंड हो जाएगी. अब आप इसी लिंक को फिर से ज्वाइन करेंगे.